नमस्कार, मैं पीयूष श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, नारायण नर्सिंग कॉलेज, कानपुर यूपी। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ ईसीटी टॉपिक लेके। साइकेट्रिक का है ये, यूनिट नंबर 5 से। देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप इसमें पिक में देख ही रहे होंगे, उससे आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये ईसीटी होता क्या है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। डेफिनेशन में क्या होता है, इसमें एक आर्टिफिशियल इंडक्शन दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंडक्शन इन द सेंस कि हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने के लिए, अगर रिड्यूस हो गया तो इंड्यूस करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ गया है तो उसको सप्रेस करने के लिए जो भी आर्टिफिशियल सीजर्स हम वहाँ पे देते हैं, वो सीजर्स कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। इसमें देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक करंट टू द ब्रेन। तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट हम ब्रेन पे अप्लाई करेंगे। उसमें भी कई तरीके होते हैं, आगे चल के बताएंगे। बायलेटरली होता है, मोस्टली बायलेटरली मीन्स होता है दोनों साइड से देंगे। फ्रंटल टेम्पोरल का एक रीजन होता है, उसके बीच में हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कराने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ग्रैनुलर सीजर्स इंड्यूस कराने के लिए हम जो भी थेरेपीज देते हैं उसको हम ईसीटी कहते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? इसका जो एक वोल्टेज होता है वो फिक्स्ड होता है, 70 to 120 वोल्ट्स होता है। ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि वो हम पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रोड्स हम देते हैं वो कितने सेकंड तक दे सकते हैं। तो 0.7 से 1.5 सेकंड तक हम ये उसका ड्यूरेशन होता है, और इतने से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। वोल्ट भी हमारा फिक्स ही रहेगा, 70 से 120 वोल्ट्स। टाइप्स ऑफ ईसीटी क्या होता है? डायरेक्ट होता है, मॉडिफाइड होता है, यूनिलेटरल होता है एंड बायलेटरल होता है। डायरेक्ट में हम एनेस्थेसिया नहीं देते हैं पेशेंट को। मॉडिफाइड में हम विद एनेस्थेटिक करते हैं उनको, मतलब बेहोशी की हालत में ईसीटी जो देते हैं उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। यूनिलेटरली का मतलब होता है कि ओनली टेम्पोरल बोन में हम देते हैं। बायलेटरली बोल का मतलब होता है कि हम दोनों टेम्पोरल बोन, बोथ साइड टेम्पोरल बोन में जो भी ईसीटी देंगे उसको बायलेटरली बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट बायलेटरली एंड राइट यूनिलैटरल। मोस्ट कॉमन क्या होता है कि ये इफेक्टिव होता है, वो इसलिए इफेक्टिव होता है कि जब हमारे कॉग्निटिव फंक्शन डिसफंक्शन हो जाते हैं तो हम दोनों तरह से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराते हैं तो उसको बायलेटरली, जैसे आपको ये सेकंड वाला पिक में दिख रहा होगा, दोनों तरफ से इसमें इलेक्ट्रोड दे रखे हैं। फर्स्ट वाले पिक में देखिए केवल एक ही तरफ इसमें दे रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलैटरली। प्लेसमेंट क्या होता है? इसका एक फिक्स प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट पिक में देखेंगे। इसमें प्लेसमेंट में देखिए यूनिलेटरल में क्या है? टेम्पोरल है एंड पैराइटल है। और बाइलेटरल में क्या है? दोनों टेम्पोरल बोन पे। तो वही प्लेसमेंट में लिखा गया कि ईच इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड 2.5 to 4 सेंटीमीटर ऑन मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द ट्रिगर्स ऑफ ईयर एंड लेटरल कैंथस ऑफ द आई। देखिए इसमें आई के और ईयर के जस्ट बीच से अगर हम देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ही ये हमको प्लेस करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए आप देख सकते हैं ये वाला, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके द्वारा हम इसमें नॉर्मल सलाइन एंड जेलीज का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कराते हैं। देखिए इसमें इंडिकेशंस क्या होते हैं? इंडिकेशंस में ये सीवियर डिप्रेशन में दे सकते हैं। अब डिप्रेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एपिसोडिक भी हो सकता है, या फिर एंटी डिप्रेसेंट उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या फिर कोई ड्रग फेलियर हो रहा है, ड्रग ट्रीटमेंट काफ़ी समय से चल रहा है लेकिन कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम इस कंडीशन में ईसीटी देंगे। नेक्स्ट क्या है? पेशेंट हु आर अनेबल टू टॉलरेट साइड इफेक्ट ऑन ड्रग ट्रीटमेंट। ऐसा पेशेंट जो थोड़े थोड़े डोजेज में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अराइज होते हैं, तो उस समय पेशेंट को क्या करेंगे? ईसीटी प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या है? अगर उसका ईसीटी हिस्ट्री बहुत अच्छी है कि उसको केवल ईसीटी से ही रिलीफ मिलता है, तो भी हम उसी पेशेंट को ईसीटी देंगे। अगर पेशेंट खुद से बोल रहा है कि मुझे ईसीटी चाहिए, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं, मेनिक पेशेंट में भी हम इसको दे सकते हैं। कैटाटोनिया भी है, सीजोफ्रेनिया है, ऑल ऑफ डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें भी कुछ बाद में बताऊंगा कि ये क्यों लिखा गया है, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए इंडिकेशन में मेनिक है, सिजोफ्रेनिया है। अगर पेशेंट खुद से एक्सेप्ट कर रहा है तो हम दे सकते हैं। अगर कोई इसका प्रीवियस हिस्ट्री है या फिर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है मेडिसिन का, तो हम उस कंडीशन में दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है? अगर उसका आईसीपी लेवल बढ़ा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ऐसे कोई भी डिजीज है
तो उसको हम अवॉइड करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस है, स्ट्रोक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर कोर्स ऑफ ईसीटी क्या होती है? कोर्स का मतलब होता है कि 1 वीक में या फिर 1 ईयर में, 1 मंथ में कितनी बार हम ईसीटी किसी पेशेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गिवन 3 टाइम अ वीक, एक वीक में किसी पेशेंट को 3 बार ही दे सकते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि 1 वीक में केवल 2 ही बार देते हैं, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम मैक्सिमम 3 टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए लिखा है कैटाटोनिक यूजुअली रिसॉल्व इन 3 to 5 ट्रीटमेंट्स। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन पेशेंट होता है कि पेशेंट को कितनी नीड है। वैसे यूजुअली जो आइडल रेंज हो है वो 3 ही है। टीम कौन कौन होता है? साइकेट्रिस्ट होते हैं, एनेस्थेटिस्ट्स होते हैं, ट्रेन नर्स होते हैं, नर्सिंग एड्स होते हैं, ईसीटी असिस्टेंट होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड आया होते हैं, ये सारी इनकी ईसीटी टीम होती हैं। मेडिकेशंस को कौन कौन सा होता है? एट्रोपिन देते हैं, स्कोलिन होते हैं, सोडियम पेंटोथेल होता है। प्री ट्रीटमेंट मेडिकेशन सच एज एट्रो पेनिस सल्फेट, ये मेडिसिन होती हैं, वो क्या करती है? सिक्रेशन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि वो एस्पिरेट ना करे। फिर नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्यों देते हैं? कि उसको पेशेंट को अनकॉन्शियस कर सके। मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं, जिसके हम उसके सीजर्स को अच्छे से जज कर सकें कि उसके सीजर्स प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन देते हैं उसको। ऑक्सीजन इसलिए देते हैं कि जब हम प्री ईसीटी करते हैं, प्री ईसीटी मीन्स जब हम उनको ईसीटी की तैयारी करते हैं, जब प्री से ड्यूरिंग में लाते हैं, तो सबसे पहले उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं कि ड्यूरिंग ईसीटी उसको ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। ट्रीटमेंट में 3 रूम होते हैं। वेटिंग रूम होता है, ईसीटी रूम होता है, रिकवरी रूम होता है। वेटिंग रूम को हम प्री ईसीटी रूम भी बोलते हैं, ईसीटी रूम को ड्यूरिंग ईसीटी रूम भी बोलते हैं, रिकवरी रूम को पोस्ट ईसीटी रूम भी बोलते हैं। देखिए क्या क्या होता है, नीड्स क्या क्या होती हैं, आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। एनेस्थीसिया होता है, सक्शन मशीन होती है, फेस मास्क होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, टर्म डिप्रेसर होना, माउथ गैग। माउथ गैग इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ईसीटी, बिकॉज जो डेंचर्स होते हैं या फिर टीथ होते हैं, जब तक हम माउथ गैग नहीं लगाएंगे तो हो सकता है उसके टीथ ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं। हम इसलिए माउथ गैग का यूज करते हैं। रिससिटेशन होता है, फुल सेट ऑफ इमरजेंसी ड्रग होता है, डिफिब्रिलेटर होता है। प्रोसीजर्स कैसे होते हैं? ये 10 to 15 मिनट की प्रोसीजर होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क हम उनको देते हैं और इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को बायलेटरली देना है या फिर यूनिलेटरली देना है। फिर एनेस्थेटिक इंजेक्शन प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो अनकॉन्शियस हो सके। फिर क्या है, मसल रिएक्शन देंगे, ब्लड प्रेशर उस चेक करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोड्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसको सीजर्स एटलीस्ट 3 to 60, जो सीजर्स का आइडल टाइम होता है, दो फेज होते हैं इसमें सीजर्स में, ग्रैंड mal सीजर्स में टॉनिक फेज होता है एंड क्लॉनिक फेज होता है। इसमें जो वैल्यूज लिखी है ये क्लॉनिक फेज की है। टॉनिक फेज क्या होता है? 10 to 15 सेकेंड्स के लिए होता है एंड क्लॉनिक फेज 30 to 16। तो ये सीजर्स हमको वहाँ पे मीजर्स करने होते हैं। जैसे ही हमने वो इलेक्ट्रोड प्लेस किया, ठीक है, तो उसके बाद पेशेंट कितने समय तक सीजर्स उसमें आ रहे हैं हेड टू टो तक, वो होता है सीजर्स फेज। फिर क्या है, एनेस्थीसिया भी देना है वो, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव, मतलब उसका जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। हो सकता है वो नाम भूल जाए, हो सकता है उसने कल क्या खाया है वो भूल जाए, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन ये मेमोरी लॉस बहुत ही कम रेयर में होता है, लेकिन इसमें मेमोरी लॉस भी हो सकती है। मतलब वो कुछ महीने पुरानी बातें भूल सकता है, कुछ दिन पुरानी बातें भूल सकता है, ये सारी चीज़ें। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जब हम किसी को इलेक्ट्रिक करंट देंगे किसी की बॉडी में तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हो सकता है उसको हार्ट प्रॉब्लम हो सके। स्मॉल रिस्क ऑफ डेथ भी हो सकती है। फिजिकल सिम्टम्स में नॉर्मल से नोजिया, वोमिटिंग, हेडिंग, मसल पेन, जॉ पेन। देखिए इसमें ओल्ड ईसीटी भी बताया है, मॉडर्न ईसीटी। इसमें ओनली ओल्ड ईसीटी बताया गया कि पहले ईसीटी कैसे दिया जाता था। मॉडर्न ईसीटी में ये इस तरह से दिया जाता है। मॉडर्न ईसीटी वेरी डिफरेंट बट देयर कैन स्टिल बी सीरियस साइड इफ़ेक्ट। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये बहुत इजी प्रोसेस है और इफ़ेक्टिव प्रोसेस है।
कंसेंट क्या क्या लेना है पेशेंट से, क्या क्या उनको बताना है, उनको पूरी प्रोसीजर के बारे में समझाना है, उनको क्यों दिया जा रहा है वो समझाना है, उनको बताना है कि ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, उसके फ़ायदे बताना है, उसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसके बारे में बताना है। वॉलंटरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम उनसे परमिशन लेके ही उनको ट्रीटमेंट देना है, उनसे या फिर उनके अटेंडेंस से। इस तरह से कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराना है, और जो जो रिस्क हो सकती हैं उसके बारे में हमको पहले ही बता देना है। रोल ऑफ नर्स का क्या होता है इसमें? प्री सिटी केयर में सबसे पहले इनको, जो हमने अभी कंसेंट बोला था, कंसेंट लेना है, फिर पूरी तरह से उसको बेनिफिट को एक्सप्लेन करना है, हर क्वेश्चंस का आंसर देना है जो भी उसके पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स पूछे। एक इन्फॉर्मेशन सीट होती है, जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे हमको वो फिल करवाना है, और फिर उनके जो पेशेंट्स को एनजीएस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एनजीएस होंगे, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ड्रग प्रोवाइड कराना है, और पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले उसको 2 ही दिन पहले ईसीटी दी गई हो, तो हमको वो प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना है। एनपीओ रखना है 6 से 8 आवर तक। एनपीओ का मतलब उसको खाना पीना कुछ भी नहीं देना है। जैसे 12 बजे ईसीटी होने वाली है तो सुबह 6 बजे से सुबह 5 बजे से उसको कुछ भी खाना पीना नहीं देना है। फिर क्या है, उसको स्मोकिंग वगैरह के लिए अवॉइड करना है, और रिमूव आर्टिफिशियल डेंचर एंड आर्टिकल्स, उसमें डेंचर्स अगर उसको नकली दांत लगे हुए हैं तो उसको रिमूव करवा देना है। और कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ज्वेलरी उसने पहन रखी है, कंगन, चूड़ी, ये सारी चीज़ें, या फिर बालों में तेल लगा हुआ है, नेल प्रिंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ से रिमूव करवा देना है पेशेंट से। फिर क्या है, क्या क्या हम इंस्ट्रक्ट देंगे उनको? An instructor sheets describing the procedure is given client their सिग्निफिकेंट अदर। ये जो अभी हमने पहले से बात की थी कि वही सारी चीज़ें हमको उसको एक्सप्लेन करके देनी है, उनको सब कुछ बताना है, वो सारी चीज़ें बताना, और उनको बताना है कि आपके साथ ये प्रोसीजर होने वाली है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से आपको कुछ वहाँ पे चीज़ें बता के, इसमें क्या है नेक्स्ट में हमको वहाँ पे अश्योर होना है कि वो पेशेंट में प्रॉपर तरीके से अनकॉन्शियस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको ब्रेन में प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हार्म तो नहीं हो रहा है कुछ, उसको कोई पेन तो नहीं हो रहा है, इस तरह की ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखना है। फिर क्या है, एनपीओ रखना है, और ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि उसको हमेशा एनपीओ रखने के लिए ही ये जो ऑब्जर्वेशन में रखना है। ईसीटी रूम में क्या होता है, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करना है कि वो जिस पेशेंट को हम ईसीटी प्लान की थी वही पेशेंट है। पेशेंट को 8 घंटे पहले से फास्टिंग है कि नहीं है, उसने कुछ खाया पिया तो नहीं है, पेशेंट क्या पहने हुए है, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ रिमूव कर देना है। ईसीटी के दौरान क्या होता है, रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है, जितनी भी ज़रूरी ड्रग्स होती हैं वो वहाँ पे हमको प्रोवाइड करा देना है, माउथ गैग प्लेस कर देना है, प्रेशर वहाँ पे मेडलाइन में जो प्रेशर होता है मैंडिबल्स में, जो हमारा जॉ होता है वहाँ पे हमको अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ में माउथ गैग करके ऊपर की तरफ हमको उनको खींच के पकड़ना है, ऑक्सीजन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करना है, और उसका स्कार्फ जहाँ भी वो प्लेस होता है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराना है वहाँ पे नॉर्मल सलाइन से प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देना है। फिर क्या है, प्रिवेंट फॉल, फ्रैक्चर, डिस्लोकेशन। इसमें क्या करना है, वहाँ पे वो पेशेंट गिर ना जाए, उसको फ्रैक्चर ना हो जाए, डिसलोकेट ना हो जाए, इसलिए हमको प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करके रखना है। फिर तुरंत हमको माउथ गैग वहाँ से रिमूव करना, जैसे ही हमारा ये प्रोसीजर 0.7 से 1.5 का हो जाता है तो तुरंत हमको माउथ गैग वहाँ से हटा देना है। फिर उसको सक्शन से उसका सक्शन करा देना है, सक्शन मशीन से, जिससे वो एस्पिरेट ना कर जाए। पोस्ट ईटीटी केयर देखते हैं, पेशेंट को तुरंत दूसरे रूम में शिफ्ट करा देना है, उसका वाइटल साइन चेक करना है, हर 15 मिनट में उसका वाइटल साइन चेक करना होता है। अगर उसको पेशेंट को लगता है कि वो एग्रेसिव हो रहा है, वायलेंट हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है, तो ड्रग भी प्रोवाइड कराना है। उसकी आइडेंटिटी चेक करना है कि उसका आइडेंटिफिकेशन वो प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेड है कि नहीं, तो टाइम, डेट, प्लेस, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। फिर उसको ऑक्सीजन देना है, साइड रेल्स प्रोवाइड कराना है कि पेशेंट कंफ्यूज रहता है या फिर अनकॉन्शियस रहता है उसमें, तो बेड से नीचे
ना गिर जाए। फिर पेशेंट के साथ ही रहना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से तैयार करवाना है। रीओरिएंट द पेशेंट आफ्टर द रिकवरी। फिर उसको एक बार फिर से उससे पूछना है कि उसका नाम पूछना है, आप कौन से फ्लोर पे हैं, कौन से वार्ड में हैं, आपको कौन लाया था, इस तरह से आपको कुछ कोई क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।